में क्या समय होगा? ये क्वेश्चन आपका 5वीं बार रिपीट हो रहा है, 5वीं बार। एज़ इट इज़ बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपकी जो वैल्यू है कभी यहाँ 12 लिख देगा, कभी यहाँ 2 लिख देगा, यहाँ 25 की जगह कभी 50 लिख देगा, कभी 15, कभी 20, इस तरीके से बस और बिल्कुल सेम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको एसएसटी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूं। सो आज हमारी जो है सीटेट एसएसटी की 10th क्लास है, आपकी 9 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। जो भी क्लासेस हो चुकी हैं सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और हर क्लास पर नंबरिंग है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी प्लेलिस्ट का नाम मैं बता देती हूँ, सीटेट एसएसटी 2011 से 24 ऑल PYQs के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। सो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी, 2023 में आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो उसके सारे सेट मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसके बाद आपके एग्जाम ऑफलाइन हुए 2 बार, एक आपका हुआ था 20 अगस्त 2023 को ऑफलाइन, एक आपका हुआ 21 जनवरी 2024 को। तो ये सारे डिस्कस मैं कर चुकी हूँ। अब हम कर रहे हैं 2022 को जो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे उनको डिस्कस, ठीक है। सो हम देखिए, मैं आपको जो है कंटेंट के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ एसएसटी में, जो कि अगर मैं आपसे कहूँ तो 40 और 20 का रेशियो रहता है, यानी 40 कंटेंट के 20 पैडागोजी के। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सेट में आपसे फिक्स ऐसा ही पूछा जाए, ठीक है। जनरली मैं भी आपको जो सेट सॉल्व करवा रही हूँ, किसी में 38 कंटेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में 37, किसी में 39, तो किसी में 40 भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो आज हम किस डेट का देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे 6 जनवरी 2022 में जो आपके कंटेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज़ है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेती हूँ, ठीक है। 14 से 15 मिनट में मैं आपको कंटेंट के सारे क्वेश्चंस करवा देती हूँ, क्योंकि इसमें ना आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है और आप लोगों को जो है खुद से एनालाइज करना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट कर पा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत है, किस टॉपिक के क्वेश्चन को आप सही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इस सीरीज़ को देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में आपका मैचिंग पूछा हुआ है, सूची एक्स सूची वाई। तो इसका जो है आपको सूची एक्स का सूची वाई से मैच करना है। तो देखिए, अगर आपको एक भी पता है ना तो आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर गढ़ लिखा हुआ है, तो गढ़ क्या होता है? संगठन या समूह होता है, या बहु सदस्यों वाला दल होता है, या ग्राम मुख्य या फिर व्यापारी संगठन होता है। तो देखिए, गढ़ हमारा क्या होता है? बहु सदस्यों वाला दल होता है। जो बहु सदस्य वाला दल होता है उसको हम गढ़ कहते हैं। तो ए का आपका सेकंड हो जाएगा। अब ए का सेकंड कौन से ऑप्शन में? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है तो ये गलत, ऑप्शन नंबर 3 में भी नहीं है तो ये भी गलत, और ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं है। तो देखिए, एक ही मैचिंग से जो है आप अपने आंसर तक पहुँच गए हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैचिंग को देख करके आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे आ नहीं रहा है, मैं कैसे करूँगा, मुझे पता नहीं है। अगर देखिए ऑप्शंस का जवाब देखेंगे ना तो आप बहुत जल्दी जो है अपने आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। बी का आपका संघ क्या होता है? संगठन या समूह होता है। श्रेणी क्या होता है? आपका व्यापारी या संगठन होता है। ग्राम भोजक क्या है? ग्राम मुखिया से रिलेटेड है। सो ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? गंगा घाट की, नर्मदा घाटी की, सिंधु घाटी की, या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी की? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंधु घाटी। देखिए, इस सीरीज़ में आपको मैं टॉपिक्स भी बता देती हूँ। देखिए, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ कि उन टॉपिक को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन मुद्रा सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था, जो सोने चांदी की ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी? इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। तो किसके द्वारा जो है इसका यूज़ किया जाता था वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इमारतें और किले हमें समझने में सहायक होती हैं। तो क्या समझने में सहायक होती हैं? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सॉरी 4 कथन हैं आपके यहाँ पर, ए बी सी डी। कौन कौन सा इसमें आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, वो आपको बताना है। ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता को, राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यकता को, या फिर प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण के महत्व को, या फिर उस काम में लोगों का तकनीक और परिष्कृत कौशल को। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि सी और डी आपका कथन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, ठीक है। सो सी और डी आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता है? कुणबी, देशमुख, सूबेदार, या फिर पेशवा? सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कुणबी कहते हैं हम इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथपंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थीं, वो आपको बतानी है। 3 आपको दे रखा है ABC। इनमें से कौन कौन सी समानताएं थीं? कर्मकांडवाद का अनुसरण, सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास, संसार का परित्याग। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी बी और सी ये दोनों ही समानताएं थी। ए आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में सही विकल्प का चयन करना है आपको, ठीक है। आदिवासियों के बारे में बताना है। 3 कथन दे रखे हैं आपको। ए है उनका जीवन यापन संकट में था। बी है बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजों
जमींदारों और साहूकारों से मुक्त करना चाहता था। और लास्ट है, उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपने तरीके और प्रतीक स्वयं खोजे। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं आदिवासियों के बारे में, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था? तो किसके लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1927 में इन्होंने मंदिर में प्रवेश करने के विरोध के रूप में जो है आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। मतलब कुछ लोग जो है जाति भेदभाव था कि इस जाति के लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं ना, तो उस तरीके से उसकी वजह से जो है उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, सनातन धर्म सभा या फिर ब्रह्म समाज? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं? यानी कि 3 चीज़ें आपको मैच करके इन्होंने दे रखी हैं, आपको इन तीनों में से ये ढूंढना है कि कौन कौन से सही मैच करके दिए हैं, ठीक है। विवेकानंद और वेद समाज, राम मोहन राय प्रार्थना समाज, और आपका है केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। तो देखिए आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सॉरी केवल सी ही सही है, केवल सी सही है। ये कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए और बी आपका गलत है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने? प्रार्थना समाज से कौन रिलेटेड थे? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। कौन सी घटनाओं ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरित किया? 4 कथन आपको दे रखे हैं। किस घटना ने प्रेरित किया था? शस्त्र अधिनियम पारित करना, भारतीयों को हथियार रखने से रोकना, या फिर सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करना, या एल्बर्ट बिल को वापस लेना जो भारतीयों द्वारा ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों के परीक्षण के लिए प्रदान किया गया था, या फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 पारित करना। तो यहाँ पर आपका ए, बी और सी ये तीनों ही कथन आपके करेक्ट हैं। इन्हीं स्टेटमेंट्स ने जो है प्रेरित किया था, ठीक है। डी आपका यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 1905 में बंगाल विभाजन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कई बार रिपीट हो चुका है। 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 3 कथन दे रखे हैं। बंगाल का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि बंगाली लोग बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों से अलग होना चाहते थे। अंग्रेज बंगाली राजनेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। या फिर लास्ट है, यह भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा थी। तो यहाँ पर केवल बी सत्य है, ठीक है, 1905 के बंगाल विभाजन के बारे में। बाकी ए और आपका सी गलत है, तो बी सत्य है, ऐसा सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विधानसभाओं और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की सिफारिश मूल रूप से किसके लिए थी? तो इन चारों में से आपको जो है सिलेक्ट करना है कि किसके लिए थी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समाज में मौजूद असमानता को खत्म करना और लोगों को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए थी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विधानसभाओं और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की सिफारिश मूल रूप से निम्नलिखित के लिए थी। तो किसके लिए की गई थी सिफारिश, वो आपको बताना है यहाँ पर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। लोगों के अधिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को प्रदान किए गए ऐतिहासिक उत्पीड़न और अमानवीय सेवा के लिए संशोधन करें, इसके लिए था, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि आपका पठार के संबंध में है। पठार के बारे में आपको 4 कथन आपको दे रखे हैं, ABCD। आपको सही विकल्प यहाँ चयन करना है। पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। पठार मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। या लास्ट है, पठारों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर सी केवल गलत है, बाकी ए, बी और डी ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। कथन क्या कह रहा है? सभी देशों के निर्णय लिया कि यामूत्र की गणना संदर्भ रेखा से शुरू किया। यहाँ के नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। सभी देशों ने निर्णय लिया, ओके। कारण क्या है? सभी यामूत्रों की लंबाई समान होती है। तो आपको जो है सही बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। तो देखिए ए भी सही, यानी कथन भी सही है आपका, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। आपको कुछ युग्म दे रखे हैं कि उत्तर अयनांत कब होता है? 21 जून को। दक्षिण अयनांत 22 नवंबर। विषुव आपका 21 मार्च। तो इनमें से जो है कौन सा सुमेलित है, यानी कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। केवल ए और सी, यानी बी आपका गलत सुमेलित है, ए सही है आपका और सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीनिच में, यानी GMT की बात हो रही है, जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? 5वीं बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 5वीं बार, ठीक है। जब से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है तब से 5वीं बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर पश्चिम लिखा हुआ है, एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पर पूर्व लिखा होगा, और दोनों को करने का तरीका मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आज मैं फिर इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन अब जब आगे ये क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद से ट्राई करना होगा, ठीक है। तो अब मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ।
तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। देखिए क्या होगा, बस आपके यहाँ पर डिजिट है ना, इसको चेंज कर दिया, कभी यहाँ 12 बज रहे होंगे, कभी यहाँ 10 बज रहे होंगे, कभी यहाँ पर 25 डिग्री है तो कभी 15 डिग्री, कभी 20 डिग्री, लेकिन तरीका सेम होगा। तो आपको मेथड सीखना है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको जो मैं चीज़ बताने जा रही हूँ वो दिमाग अपने माइंड में एकदम बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। देखिए जब GMT यानी ग्रीनिच की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो GMT के जब हम पूर्व में जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं ना, तो पूर्व में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 4 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी कि समय जो हमारा होता है ना वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जब हम पूर्व में जाते हैं तो समय बढ़ता है, लेकिन जब हम पश्चिम में जाते हैं तो समय क्या होता है, घटता है। कितना घटता है, 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए, 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए जो हमें 4 मिनट का कम समय लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पश्चिम की बात हो रही है, तो 1 डिग्री में हमारा 4 मिनट कम लग रहा है, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट कम लग रहा है। तो अभी हम देखेंगे 1 डिग्री 4 मिनट हम यहाँ पर किसका निकालना है, 25 डिग्री पश्चिम है, तो 1 डिग्री 4 मिनट की है, तो 25 डिग्री कितने मिनट का हो जाएगा, 4 × 25, ठीक है। तो 4 × 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का होता है 100, यानी कि 100 मिनट क्या है, क्योंकि कम होता है, ठीक है। पश्चिम में जाते हैं तो 4 मिनट कम समय लगता है, पूर्व में जाते हैं तो 4 मिनट अधिक समय लगता है। तो 25 चौके हो गया 100, तो 100 मिनट का कम समय लगता है। तो 12 बजे से 100 मिनट पीछे, 100 मिनट का मतलब क्या हो गया, 100 मिनट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 1 घंटे में आपका होता है 60 मिनट, ठीक है। और 40 मिनट और, यानी कि ये आपका हो गया 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट अगर मैं पीछे जाना है तो कितना समय हो रहा होगा, अभी देखिए 12 बज रहे हैं दोपहर के, ठीक है। 1 घंटा पीछे जाएंगे तो 11 बज जाएंगे, और 40 मिनट पीछे जाएंगे तो ये आपका 10:20 हो रही होंगी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कथन A और B के आधार पर वन के प्रकार की पहचान कीजिए। आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है ये कौन से वन की यहाँ पर कौन से वन की विशेषता की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो पहला पढ़ते हैं, ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। बी है, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होता है। तो ये बात हो रही है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहारा मरुस्थल के बारे में 3 कथन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। इसका क्षेत्रफल 10.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ट्यूनीशिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है। लास्ट है, सहारा मरुस्थल में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी शामिल है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बी और सी ये दोनों सही है आपके, सहारा मरुस्थल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। यानी कि ये कुछ परत आपको दे रखी हैं, आपको इनको जो है क्रम में लगाना है। और कैसे लगाना है, निम्न परत से उच्च परत, यानी पहले सब नीचे निम्न परत, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर वाली परत, फिर उससे ऊपर वाली परत, फिर सबसे उच्च परत, ठीक है। इस तरीके से क्रम में लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे नीचे आपकी आएगी भूमि परत, फिर आपकी आएगी यहाँ पर झाड़ीदार परत, उसके बाद आपकी यहाँ पर आएगी तरुण वृक्ष, उसके बाद वितान आएगा, और सबसे ऊपर उच्च परत जो है आपकी वो हो जाएगी उद्गामी परत, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। जो आपकी विंड है, जो आपकी पवन है ना, पवन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है डिटेल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है स्थायी पवन के बारे में। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये वर्ष भर निरंतर किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है। कौन, स्थायी पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों ABC पर विचार कीजिए। 3 कथन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला है, धरातल पर प्राप्त आत्मन की मात्रा उष्णकटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है। दूसरा है, नगर में भीड़भाड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगरों का तापमान घटने लगता है। लास्ट है, मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है। सो करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। A और C ये दोनों सही हैं, कथन B आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर देख लेते हैं। फिर से जो है आपकी मैचिंग पूछी हुई है। एक मैचिंग में आपका वनस्पति का प्रकार दे रखा है, दूसरे में पौधों की प्रजातियाँ, तो इनको जो है आपको मैच करना है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपको एक भी पता है ना तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी तरीका बताया है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, अगर आपको पता है मैंग्रोव वन किससे रिलेटेड है, तो वो आप जो है अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपका जो मैंग्रोव वन है वो कौन है, पौधों की प्रजाति कौन सी पाई जाती है, सुंदरी प्रजाति पाई जाती है। तो डी का आपका फर्स्ट होने वाला है। और डी का फर्स्ट देखिए ऑप्शन 1 में तो नहीं है, तो ये गलत, ना ही 2 में है तो ये भी गलत, ना आपका 3 में है तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से देखिए, अगर आपको एक भी पता है ना तो आप आंसर तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। फिर आप आगे भी देख सकते हैं। देखिए कंटीली झाटी आपकी किससे है, खैर कत्था से है। उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन में क्या है, तो वो है आपका नीम, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसमें आपके आबनूस पौधे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर देख लेते हैं। जनसंख्या वितरण के बारे में 4 कथन आपको दे रखे हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है, नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। लोग, बी ऑप्शन है, लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने को वरीयता देते हैं क्योंकि वे कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम होते हैं। नेक्स्ट है, लोग समतल मैदानों और सहज ढालों पर रहने को वरीयता देते हैं। लास्ट है, लोग कठिन जलवायु में रहने को वरीयता देते हैं। सो यहाँ पर देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। A और C दोनों सत्य हैं, यानी कि A और C ही सही है यहाँ पर, B और D आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही हैं? टैगोर का मतलब यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो 3 कथन है, आपको बताना है कौन सा सही है। प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, कला संगीत और नृत्य पर बल देना, पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीक की आलोचना। सो यहाँ पर देखिए ए और बी आपका सही है, सी आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जनसंख्या पिरामिड के बारे में। देखिए जनसंख्या पिरामिड के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपको मैं जो है ये टॉपिक भी बताते जाऊँगी कि कौन कौन से टॉपिक जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हैं जब आप मेरे साथ ये सीरीज़ कर रहे हैं कि कितने टॉपिक जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो पहला कथन क्या है? सही कथन आपको बताना है जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण उच्च आश्रितता अनुपात को दर्शाता है। बी क्या है? वयोवृद्ध आश्रित जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है। सी है चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है, वह जन्म एवं मृत्यु की उच्च दरों को दर्शाता है। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो 2 हो जाएगा। बी और सी आपका दोनों ही कथन सही हैं। ए आपका जो है यहाँ पर जनसंख्या पिरामिड के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो 3 आपको कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। निम्न स्तरीय तकनीक का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। बी है आपका झूम कृषि जीवन निर्वाह हेतु की जाने वाली कृषि का पुरातन प्रकार है। सी है झूम कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए आपका सी भी सही है, बी भी सही है, लेकिन आपका ए यहाँ पर गलत है, इसलिए बी और सी सही आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1964 में किस देश ने भिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया? तो ये अधिनियम जो है किस देश ने पारित किया है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह नियम पारित किया है 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको 2 जो है फिर से रीजन और कथन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। कथन क्या कह रहा है? समुद्री क्षेत्र के पास का जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से अलग होता है, बहुत अलग होता है, ठीक है। कारण क्या है? लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है आपको, ठीक है। आरोही क्रम यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत आएगा, उसके बाद आपका पंचायत समिति और लास्ट में आपका आएगा जिला परिषद। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? तो नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य कौन है? वार्ड पार्षद। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है आपका, ठीक है। सो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट कृषि के अतिरिक्त इनमें से कौन गैर कृषि कार्य करते हैं? तो कृषि के अलावा गैर कृषि कार्य कौन करते हैं? कृषि मजदूर, छोटे किसान या फिर बड़े किसान। तो यहाँ पर ये तीनों ही करते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलियों में सामान बेचने वालों और बाजार में दुकान वालों के विषय में सही है? ए दोनों अपना स्वयं काम करते हैं और रोजगार पर नहीं होते हैं। बी है दोनों को सामाजिक संरक्षण के लाभ जैसे वार्षिक अवकाश, चिकित्सा सुविधा आदि नहीं मिलते हैं। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त होगा? सो आई होप इसको कोई गलत नहीं करेगा। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है? तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं ना, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जैसे आपका ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, ये कथन दे करके इसी तरीके से कोई कथन दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए इसमें कौन सा मौलिक अधिकार यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको सारे मौलिक अधिकार अच्छे से पता होने चाहिए। तो फिलहाल जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक। नेक्स्ट है आपका भारत में न्यायिक प्रणाली के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। औपनिवेशिक काल में भारत का संघीय न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है। सो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाशियाकृत होने से अनुभव होता है। तो हाशियाकृत होने से क्या क्या अनुभव होता है वो आपको बताना है, गौरव का, भेदभाव का या निर्बलता का। तो यहाँ पर देखिए आपको गौरव का और निर्बलता का, इन दोनों का, भेदभाव का और निर्बलता का, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी और सी आपका इन दोनों का अनुभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा हाशियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा? सो इसका आपको जो है बताना है कि कौन सा उनकी रक्षा में सहायक होगा इन चारों में से। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अस्पृश्यता उन्मूलन जैसा कानून बनाना, विशेष योजना जैसे हाशियाई वर्गों के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर छात्रावास की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है हाशियाई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ देना। लास्ट है हाशियाई समूह छात्रों के लिए विचार अभिव्यक्ति हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन। तो ए बी सी ये तीनों ही आपका जो है सहायक होगा, समर्थन करेंगे, इसीलिए तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।